स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा विषय है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी एजेंसी द्वारा। उन पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं और ये एजेंसी क्या है, किस प्रकार का काम करती है, यही है हमारे आज के वीडियो के चर्चा का विषय। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ईडी क्या होता है और उससे भी पहले कि ये चर्चा में क्यों है। तो ईडी चर्चा में इसलिए है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के प्रेजेंट सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, 2006 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है अरविंद केजरीवाल जी को। और इनकी शिक्षा की बात करें तो ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है। तो ये थी चर्चा अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जी कौन हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के सीएम हैं और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। इनको 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। और आईआईटी खड़गपुर से ये ग्रेजुएटेड हैं। अब इनको ईडी के द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर से ही रेड मार के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब चलिए बात करते हैं ईडी क्या होता है। तो ईडी एक क्या है, एजेंसी है। किस प्रकार की एजेंसी है? तो जांच एजेंसी है। ईडी क्या है? एक प्रकार की जांच एजेंसी है। जैसे सीबीआई होता है, वैसे ही ईडी क्या है? एक जांच एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। ये क्या है? वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। इसके अंतर्गत किस प्रकार के मामले दर्ज किए जाते हैं कि फर्जियापे के जरिए पैसा इधर से उधर हुआ हो, या फिर जुगाड़ लगाकर किसी ने काले पैसे को किस में कन्वर्ट किया हो, सफ़ेद पैसे में, यानी इनवैलिड मनी को वैलिड बता दिया गया हो, या फिर विदेशी पैसे से जुड़ा कोई कांड किया गया हो। वह सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? ईडी के अंतर्गत। ईडी का फुल फॉर्म जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। इसका पूरा नाम होता है इस एजेंसी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। हिंदी में कहें तो आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय। हिंदी में कहें तो क्या नाम है इसका? आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय। शॉर्टकट में हम इसको ईडी कहते हैं। और शॉर्टकट में ईडी का नाम अगर पूछ दे तो शॉर्टकट में ईडी का नाम क्या होगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये हो गया ईडी का फुल फॉर्म। ईडी क्या करता है? एक जांच एजेंसी है। ये पैसे के हेर फेर को क्या करता है? पैसे के हेर फेर से जुड़े मामले को क्या करता है? देखता है। नेक्स्ट, अब ईडी किन किन कानूनों के आधार पर मामले दर्ज करता है? तो ईडी जो है वो मुख्यतः 2 राजकोषीय कानून को लागू कराने का काम करता है। यानी इन्हीं 2 कानून के अंतर्गत अगर मामले आएंगे तभी वो ईडी के अंदर दर्ज होंगे, अन्यथा ये ईडी के अंदर का मामला नहीं होगा। तो वो कौन कौन से 2 राजकोषीय कानून हैं? पहला है आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इन दोनों के फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। FEMA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1999। इसके तहत क्या होता है आगे देखेंगे। और दूसरा क्या होता है? PMLA 2002।
यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये दोनों एक्ट के तहत जितने भी मामले आएंगे उनको कौन करेगा, लागू करेगा, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, तो वो करेगा ईडी। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एफईएमए का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002। ये दोनों एक्ट हैं, इन्हीं के अंतर्गत सारे मामले दर्ज किए जाते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, इसको विस्तार से जान लेते हैं। पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि ईडी की स्थापना कब हुई। तो ईडी की स्थापना जो है वो हुई थी आपकी 1 मई 1956 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ईडी की स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय ना होकर के क्या था, प्रवर्तन इकाई था। क्या था, 1956 में जब ईडी की स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था, प्रवर्तन इकाई। 1947 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, प्रवर्तन निदेशालय। क्या रख दिया गया, प्रवर्तन निदेशालय, जो कि वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, ये बात हो गई इसके इतिहास के बारे में। दूसरा, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं, रीजनल ऑफिस। उसके बाद आते हैं जोनल ऑफिस, उसके बाद आता है सब जोनल ऑफिस। तो आपको सारे नहीं याद करने हैं, केवल रीजनल ऑफिसेज याद कर लेने हैं, क्या पता आपके एग्ज़ाम में पूछ दे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। पहला ऑफिस जो है वो है मुंबई में। पहला रीजनल ऑफिस मुंबई में है। दूसरा चेन्नई, तीसरा चंडीगढ़, चौथा कलकत्ता, और 5वां है आपका दिल्ली में। ये हैं 5 रीजनल ऑफिस। उसके नीचे का जो हिस्सा आता है वो होता है जोनल ऑफिस, और उससे छोटा जो होता है वो सब जोनल ऑफिस होता है। ईडी के पास अपना खुद का फॉरेंसिक लैब भी होता है, यानी किसी भी अगर मेडिकल तरीके की अगर सूचना उसको प्राप्त करनी हो तो उसके पास खुद का फॉरेंसिक लैब भी मौजूद है। ये हो गई बातें ईडी के बारे में। अब जान लेते हैं एफईएमए और पीएमएलए क्या होता है। देखिए, एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक है या फिर कोई भी है, अगर वो विदेश से उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसको बहुत ही सम्मान के साथ वो क्या करेगा, या तो टैक्स जमा करेगा, लेकिन ये प्रावधान है कि कोई भी जो नेता होता है वो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं जमा करता है। ये टैक्स वाला जो सिस्टम है वो है हमारे सामान्य नागरिकों के लिए। किसके लिए है, सामान्य नागरिक के लिए। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को इस मामले में गिरफ्तार क्यों किया गया। तो देखिए, जो इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट है वो है सामान्य नागरिक के लिए, लेकिन नेताओं के लिए भी कुछ प्रावधान है कि वो टैक्स नहीं जमा करेंगे, लेकिन उनके अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो उनको ईडी ऑफिस में जमा करना होता है या फिर इनकम टैक्स में जमा करना होता है। ठीक, तो आप टैक्स नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं। कहीं भी से भी पैसा आ रहा है तो आप दिखाएंगे कि किस काम की वजह से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और किस लोगों की यहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, क्यों दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है, कितना दे रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को होनी चाहिए, भले ही आप इनकम टैक्स दें या फिर ना दें। तो इसीलिए बना है एफईएमए और पीएमएलए। एफईएमए के दौरान क्या होता है कि आर्थिक अपराधों, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए एफईएमए का गठन किया गया है। यानी एफईएमए के अंतर्गत सभी के सभी किन मुद्राओं पे चर्चा होगी, विदेशी मुद्रा पे। यानी इसमें भारत के अंदर के लेन देन के बारे में कोई भी बातें नहीं की गई है। अगर आपके अकाउंट में विदेश से कोई पैसा आता है या फिर विदेशी लेन देन है तो वो मामला आता है एफईएमए एक्ट के दौरान। दूसरा आता है पीएमएलए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया गया है, जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसको विस्तार से समझने की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब अगर कहें तो, कि अवैध पैसे को वैध दिखाना। अब वो पैसा किसी भी प्रकार का हो सकता है। अवैध पैसे को क्या करना,
वैध दिखाना। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सोर्सेज छुपाना, बेनाम संपत्तियां बनाना। यानी कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है तो आप उसके सोर्स को छिपा रहे हैं। अगर सोर्स को छिपा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं काला धन छुपा हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला कि अवैध पैसे को वैध दिखाना। दूसरा, मनी के सोर्सेज को छिपाना, सोर्सेज को क्या करना? छिपाना। नेक्स्ट है बेनाम संपत्तियां बनाना, यानी पैसा आपका रहेगा लेकिन नाम आपका नहीं रहेगा, जिससे आपको वो आपकी जो संपत्ति है वो काले धन में ना आ पाए। ऐसा बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता बीजेपी के हाथ में है तो एंटी पार्टी के ऊपर काफ़ी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। खैर वो सब राजनीति की बातें हैं। फिलहाल हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि बेनाम संपत्तियों को बनाना और उस पर अपना नाम न देना, यानी बेनाम संपत्तियां बनाना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी केस के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी को और अन्य नेताओं को हाल ही में क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है वो है आपका इंडिया का नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है वो अमेरिका का है। यानी इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वहाँ के जो गुंडे मवाली रहते थे वो वही सब काम करके पैसे कमाते थे और उसको किसी न किसी तरीके से वैलिड ठहरा देते थे। तो अमेरिका की सरकार ने ये पॉलिसी लाई थी मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये भारत में एक व्यापक रूप ले चुका है। अब पीएमएलए कब लाया गया, कब लागू हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो पीएमएलए जो है मनी लॉन्ड्रिंग, अभी समझाया क्या होता है। अवैध पैसे को वैध दिखाना, सोर्सेज छिपाना, बेनाम संपत्तियां बनाना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं। इसका जो नियम जो बनाया गया सबसे पहले, वो बनाया गया सन 2002 में। कब बनाया गया? सन 2002 में। किसके शासन में? एनडीए। इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी ना समझें, ये एक राजनीति पार्टी है। एनडीए एक राजनीति पार्टी है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस। क्या नाम है इसका? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसका कार्यभार है, कौन संभालता है? बीजेपी। यानी ये किसके अंतर्गत आता है? बीजेपी के अंतर्गत। क्योंकि अब ये पार्टियां तो है नहीं, तो इसका कार्यभार संभालता कौन है? यानी ये किसके अंतर्गत आके मिल चुका है? ये बीजेपी के अंतर्गत मिल चुका है। तो एनडीए क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक गठबंधन है जिसका कार्यभार कौन संभालता है? बीजेपी संभालता है। और एनडीए के शासन में ही इस मनी लॉन्ड्रिंग को क्या किया गया था? लाया गया था, यानी पेश किया गया था। लागू नहीं हुआ था, लाया गया था, बनाया गया था कहें तो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 2005 में यूपीए के शासन में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करवाया था? एक्ट को लागू करवाया था। अब यूपीए क्या है? तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये भी एक प्रकार का राजनीतिक गठन है। यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2005 में इसको लाया गया था, लागू किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा इसको लागू करवाया गया था। अब ये जो राजनीतिक गठबंधन है ये आता है किसके अंडर में? कांग्रेस के अंडर में। किसके अंडर में आता है? कांग्रेस में। तो एनडीए जो है वो आता है बीजेपी में, यूपीए जो है वो आता है कांग्रेस में। ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं? राजनीतिक गठबंधन है। ठीक है। तो 2002 में एनडीए के शासन में मनी लॉन्ड्रिंग को लाया गया था और 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा इसको क्या किया गया था? लागू करवाया गया था। अब बात करते हैं कि ईडी चर्चा में क्यों है। मोटा मोटा खबर तो आप जान चुके हैं कि ईडी चर्चा में क्यों है, किस मामले पे है, ये भी जान लीजिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले मामले से जुड़े धन शोधन मामले में गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब ये शराब घोटाला मामला क्या है? ये भी लाया गया था किसके द्वारा? केजरीवाल जी के द्वारा। और गए अंदर भी कौन? केजरीवाल जी। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं 2 मिनट का टाइम लेकर के। तो पूरा मामला ये कहता है कि नवंबर 2021 को
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा एक आबकारी नीति लाई गई। किस मामले में? शराब के मामले। शराब के मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी द्वारा एक नीति लाई गई, उसको क्या कहा? आबकारी नीति। आबकारी नीति कहा गया। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि सभी दुकानों को, जितने भी, लगभग पहले दिल्ली में क्या थी कि 60% दुकानें जो थी वो सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। इन्होंने क्या किया कि सभी दुकानों को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। शराब की सभी दुकानों को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। पहला मुद्दा तो ये है कि सभी शराब की दुकानों को क्या कर दिया गया? प्राइवेट कर दिया गया। अब इसको करने के पीछे सरकार का ये कहना था कि इसके अनुसार गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट के खाते में सीधे सीधे कितने करोड़ का फ़ायदा होगा? 3500 करोड़ का फ़ायदा होगा। ये किसके अनुसार था? केजरीवाल जी के द्वारा ये स्टेटमेंट था, सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट था कि अगर हमने सभी दुकानों को, शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया तो हमको सरकारी राजकोष में 3500 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया? लाइसेंस के दाम बढ़ा दिए। यानी मान लें अगर पहले अगर किसी को शराब की दुकान खोलनी है, शराब की दुकान वैसे 2 प्रकार के लाइसेंस पे खुलती है। पहला जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, दूसरा जो होता है वो रिटेल का होता है। यानी पहला जो होता है वो ऐसे सामान्य जो दुकान में शराब मिलती है बॉटल के भाव में, कोई एक पर्सन जाके खरीद सकता है, एक तो वो दुकान हो गई। दूसरी जो पूरे क्या करते हैं, थोक विक्रेता होते हैं। जैसे सामान्य दुकान पे क्या होता है, एक तो फुटकर विक्रेता होते हैं, एक थोक विक्रेता होते हैं। तो ऐसे ही शराब में भी होता है कि एक दुकानदार जो होता है वो केवल दुकानदारों को शराब बेचता है और एक दुकानदार जो होता है वो ग्राहकों को भी बेच सकता है। तो ऐसे 2 प्रकार के लाइसेंस थे, L1 L2 करके। उनमें से एक की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए पहले आबकारी नीति आने के पहले अगर किसी को लाइसेंस बनवाना हो तो उसको कितने रुपए देने पड़ते थे? 25 लाख रुपए। एक लाइसेंस के कितने रुपए? 25 लाख। 25 लाख। आबकारी नीति आने के बाद अगर किसी को वो लाइसेंस चाहिए तो वो उसका दाम कितना कर दिया गया? 5 करोड़। यानी अगर सामान्य नागरिक कोई चाहे इस प्रकार का बिजनेस करना तो सीधे सीधे उसकी तरफ से क्या है? ना है, क्योंकि ना ही उसके पास अचानक से 5 करोड़ आएगा और ना ही वो किसी प्रकार की शराब की दुकान डाल पाएगा और ना ही व्यापार कर पाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दिया गया? छोटे मोटे व्यापारियों को इस व्यापार से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। पहली बात तो ये। दूसरा, विपक्ष का ये कहना है, जो विपक्षी पार्टी है उनका ये आरोप है कि इससे बड़े व्यापारियों को लाभ मिला। सरकार बड़े व्यापारियों से मिली हुई थी और उन्हीं के कहने पे सरकार ने ये नीति लाई और इससे सरकार के सरकारी राजकोष में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और सीधे सीधे मुनाफा हुआ है बड़े व्यापारियों को। ऐसा आरोप है विपक्ष का और उनके अनुसार एक डाटा भी पेश किया गया है जो अभी हम आपको दिखाते हैं कि आबकारी नीति आने से पहले क्या था मुनाफा सरकार का और उसके बाद क्या मुनाफा हुआ। तो बात कर लेते हैं पहले की और बाद की। ये कर लेते हैं कि जो व्यापारी हैं उनको कितना मिला और गवर्नमेंट के खाते में कितना गया। तो पहले जो व्यापारी थे उनको एक व्यापार का मतलब कि अमूमन अंदाज़ा लगाएं तो उनको कितने % का लाभ होता था। मान लीजिए एक उन्होंने 750 ml की बोतल बेची तो उस पर उनको कितना फ़ायदा होता था? 33.35 रुपये का लाभ हुआ। आबकारी नीति आने के बाद व्यापारी को कितने का लाभ होने लगा? 363.27 रुपये का। यानी सीधे सीधे 10 से भी ज़्यादा, 10 गुना से भी ज़्यादा को उनको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट के खाते में कितना जाता था? पहले आबकारी नीति आने से पहले कितना जाता था? 329.89 रुपये आते थे गवर्नमेंट के खाते में। आबकारी नीति आने के बाद क्या हुआ? 3.78 रुपये आए। तो यानी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और व्यापारियों को क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। यही आरोप है एंटी पार्टी का। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये उन्हीं को पता होगा, लेकिन यहाँ पे जो डाटा कहता है उसके अनुसार हम बात करते हैं कि आरोप आबकारी नीति क्या था? शराब के मामले में आबकारी नीति लाई गई थी केजरीवाल जी के द्वारा। इनके अनुसार इनका कहना था कि आबकारी नीति लाने के बाद सरकार को
3500 करोड़ का फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ क्या, सरकार को उल्टा घाटा होने लगा। और फ़ायदा किसको हुआ, जितने भी प्राइवेट और बड़े बड़े व्यापारी थे उनको फ़ायदा हुआ। और इसी के कारण और जो भी पत्र या फिर डॉक्यूमेंट्स जो सरकार को जमा किए गए उनमें भी हेर फेर की बात करी गई है एंटी पार्टी के द्वारा। यही सब आरोप लगे हैं सीएम पे और इसी मामले में केजरीवाल जी को जेल भी हुई है। ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ है आपका 2021 में नवंबर, कब स्टार्ट हुआ है, नवंबर 2021 से, यानी जब से ये नीति लागू हुई है। और कितने दिन तक चला है, तो आपका ख़त्म हुआ है, ख़त्म क्या हुआ है मतलब जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं तब से लेके तब तक 21 मार्च 2022, यानी ये पूरा मामला कितने महीनों का है, 14 से 15 महीनों का ये मामला है। इसी में नीति आई भी और लागू भी हुई, फिर बंद भी हो गई। एक बात और भी है कि ये नीति आई, लागू हुई कुछ समय के लिए, जब सभी ने लाइसेंस खरीद लिए, पैसे कमा लिए। जब इस नीति के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी तो सरकार ने क्या किया, इस नीति को बंद कर दिया। तो लोगों को और शक हो गया कि क्यों ये नीति अचानक से आई फिर बंद हो गई। तो इसके बारे में और जांच शुरू हुई तो पता लगा कि ये आंकड़े क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ, व्यापारी को कितना फ़ायदा हुआ। तो यही सब बात है। शुरू हुआ ये मामला पूरा 2021 में, उसी में बंद भी हो गया, लागू भी हो गया, फ़ायदा भी हो गया, नुकसान भी हो गया और केजरीवाल जी को जेल भी हो गया। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इसमें याद करने वाले पॉइंट्स क्या क्या है, ईडी का फुल फॉर्म, पीएमएलए का फुल फॉर्म, एफपीएमए का फुल फॉर्म, ईडी का मुख्यालय स्थापना, ये सब आपके काम की बातें हैं। बाकी सारे मैटर आपके काम के ही हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।